एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एसएससी जेईई सीबीटी 2 के क्वेश्चन प्रैक्टिस की सेशन कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो हमने एसएससी जेईई पीवाईक्यू को भी सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है हमारा। तो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पेसिफिक स्पीड ऊपर हमें स्टेटमेंट दे रखा है। करेक्ट ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच इट वर्क मोस्ट एफिशिएंटली। तो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है स्पेसिफिक स्पीड पर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अभी देखते हैं। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक स्पीड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पंप that can be used as a basis for comparing the performance of centrifugal pump। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इसलिए गलत है कि स्पेसिफिक स्पीड की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिक स्पीड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा ये है जो ns इज इक्वल्स टू n अंडर रूट क्यू h की पावर 3/4, जहां पर n क्या है हमारा आरपीएम में हमें गिवन होता है, Q हमारा मीटर क्यूब पर सेकंड में गिवन होता है और H हमारा हेड है जो कि मीटर में गिवन होता है। तो अगर हम स्पेसिफिक स्पीड की बात करते हैं तो ये वो स्पीड है जिस पर पंप यूनिट प्रोड्यूस करता है, यूनिट पावर प्रोड्यूस करता है यूनिट हेड पर। तो जिस स्पीड पर हमारी यूनिट पावर प्रोड्यूस होती है यूनिट हेड पर, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड। बेसिकली स्पेसिफिक स्पीड तो पंप के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करने में यूज किया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। अब जो दो पंप हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया जाता है? ज्योमेट्रिकल सिमिलर है कि नहीं, जैसे कि शेप सिमिलर है, डायमेंशन सिमिलर है, स्प्लिट एंगल सिमिलर है कि नहीं, ये सब को कंपेयर करने में बिल्कुल हमारा स्पेसिफिक स्पीड किया जाता है। लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक स्पीड है उसपे वो मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करता है कि नहीं ये डिफाइन नहीं करता। वो ये डिफाइन करता है कि यूनिट हेड में हमें कितने यूनिट हेड पर हमें कितनी यूनिट पावर मिल जाएगी, यूनिट हेड पे हमें यूनिट पावर मिलेगी नहीं, जिस स्पीड पे ये मिलेगी उसको स्पेसिफिक स्पीड बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मैचिंग है। वहां पे बात करें तो प्रेशर गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, फ्लो रेट गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। तो अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारा मैनोमीटर के थ्रू हमारा पता किया जाता है, तो ए का हमारा 3 हो जाएगा। वेलोसिटी की बात करें तो पिटोट स्टैटिक ट्यूब से पता किया जाता है, टी का हमारा 4 हो जाएगा। फ्लो रेट की बात की जाए तो हमारा वेंचुरी मीटर के हेल्प से पता किया जाता है, टी का हमारा 2 हो जाएगा। और टेम्परेचर की बात करें तो हमारा 1 से पता किया जाता है, जो कि थर्मो का पल है, तो डी का हमारा 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट विल बी द डायनेमिक विस्कोसिटी, व्हाट विल बी द डायनेमिक विस्कोसिटी हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी गिवन है। तो अगर हम डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करें तो डायनेमिक विस्कोसिटी को म्यू से शो किया जाता है, म्यू से शो करते हैं। और अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है वो डायनेमिक विस्कोसिटी में अगर हम डेंसिटी का डिवाइड कर देते हैं तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाएगा 6 × 10⁻⁻⁴ और डेंसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी हमें दे रखी है 1900 इज इक्वल टू हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी के बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये जो है 10⁻⁻⁴ और ये 10⁻2 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6 × 19 और यहाँ नीचे आ जाएगा हमारा 100, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 6 19 से हमें पता है 114 होता है और अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा जो कि हो जाएगा 1.14 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू आ गई, जो कि आप देख सकते हो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रैक्शन विच इज मल्टीप्लाइड विद द क्वांटिटी ऑफ टोटल रेनफॉल। तो जो हमारा टोटल रेनफॉल है उसकी क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर। तो रेन वाटर की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो कि हमारे सीवर्स पे पहुंचती है, तो उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? क्या हम कैचमेंट कोएफिशिएंट बोलते हैं, सीवरेज कोएफिशिएंट बोलते हैं, रन ऑफ कोएफिशिएंट बोलते हैं, या फिर रेनफॉल कोएफिशिएंट बोलते हैं? तो यहाँ पर जैसे बोला गया है सीवर्स में पहुंचने के लिए जो हमारा जो वाटर, जो हमारा रेन वाटर का कुछ क्वांटिटी जो सीवर्स में पहुंच रहा है रन ऑफ होकर,
उसको बेसिकली हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सीवरेज कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते, ये बस गुमराह करने के लिए दे रखा है। हमारा ऑप्शन होता है रन ऑफ कोफिशिएंट। तो हम जो रेन वाटर है, जो क्वांटिटी हमारा रेन वाटर है जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा रन ऑफ कोफिशिएंट है। अगर हम रन ऑफ कोफिशिएंट की बात करें तो ये हमारा बेसिकली सॉइल किस तरीके का है, ग्राउंड किस तरीके का है, मतलब ग्राउंड कैसा है, हमारा सॉइल की पोरोसिटी कैसी है, पोरोसिटी ऑफ सॉइल कैसी है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, इन सब चीजों पे हमारा डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं तो जहां पर हमारे पार्क्स होंगे, हमारी जहां पर प्लेग्राउंड होंगे, वहां पर हमें जो रन ऑफ कोफिशिएंट है वो कम देखने को मिलेगा। और बिजनेस एरिया हो गया, जहां पर भी हमारा बिजनेस एरिया, अपार्टमेंट एरियाज है, तो वहां पर हमें रन ऑफ कोफिशिएंट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इन सब फैक्टर पे हमारा रन ऑफ कोफिशिएंट डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू अपलिफ्ट द सबमर्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड। तो बेसिकली अगर हमारी कोई सबमर्ज्ड बॉडी है और उसके ऊपर जो हमारा फ्लूइड के ऊपर जो फ्लूइड हमारा उस बॉडी के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा होता है, उसको बेसिकली क्या कहा जाता है? तो अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या मेटा सेंटर है, सेंटर ऑफ प्रेशर है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, या फिर बायंसी है? तो इसको बोला जाता है बायंसी फोर्स या फिर अप थ्रस्ट। तो इसको बायंसी या फिर अप थ्रस्ट बोला जाता है। ये बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स है जो फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है एक बॉडी पर, जो इमर्स्ड बॉडी है वाटर के अंदर, फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम बायंसी कहते हैं। यहाँ पर एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जो बहुत फेमस है, जो कि बोलता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो वेट को, जो वेट हमारा लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है और जो हमारा बायंसी फोर्स है, वो दोनों इक्वल एक्ट करते हैं। तो जो वॉल्यूम हमारा बॉडी डिस्प्लेस कर रही है और जो नीचे से बायंसी फोर्स हमारे सबमर्ज्ड बॉडी पे लगता है, वो हमारा इक्वल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारी बॉडी का वेट है, अगर जो हमारी डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, और जो हमारा फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कम है, फ्लूइड की डेंसिटी से बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में जो हमारी बॉडी है वो सिंक करती है। ये सब ये पता करने के लिए पता किया जाता है। अगर हमारे बॉडी की डेंसिटी कम है, बॉडी की डेंसिटी कम है और फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, बॉडी की डेंसिटी कम है और फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में जो मेरी बॉडी है वो फ्लोट करती है। तो यहाँ पर डेंसिटी का बहुत बड़ा गेम है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो आप जरूर बताइए कि यहाँ पे मेटा सेंटर पॉइंट क्या होता है। एक होता है हमारा जो कि हमारा बायंसी पॉइंट होता है, एक होता है हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, एक और पॉइंट होता है जो मेटा सेंटर है। तो मेटा सेंटर पॉइंट क्या होता है, और स्टेबल कंडीशन में मेटा सेंटर पॉइंट अबव होना चाहिए कि बिलो होना चाहिए, और अनस्टेबल कंडीशन में हमारा जो मेटा सेंटर पॉइंट है वो अबव होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। ये पॉइंट आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ रिवर इज 2 मीटर। तो अगर मुझे हाइड्रोलिक रेडियस गिवन है अपने रिवर की, जो हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ अ रिवर इज 2 मीटर, तो हमें हाइड्रोलिक रेडियस गिवन है 2 मीटर, तो 2 मीटर हमको गिवन है। ओके, और हमारा लॉन्गिट्यूडनल बेड का जो स्लोप है चैनल का, वो भी हमें गिवन है, एस की वैल्यू भी मेरे को गिवन है, आर की वैल्यू भी मुझे गिवन है। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल्स ऑन द बेड ऑफ रिवर। तो स्मॉलेस्ट एक्सपेक्टेड साइज ऑफ बेड जो हमारा सेडिमेंट पार्टिकल्स है बेड के रिवर पे, उसकी बात करें तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वेल, अगर हम इसकी बात करें तो बस ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। जैसे ये वाली चीज आई दिमाग में, हमें ये क्लिक कर जाना चाहिए कि जो हमारा सेडिमेंट पार्टिकल्स है उसका जो स्मॉलेस्ट साइज है वो या तो 11 RS से ज्यादा होना चाहिए, उतना इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इस कंडीशन को लेते हैं तो बेसिकली अगर इसमें पुट करें तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय R क्या हो जाएगा मेरा 2, और अगर मैं RS की बात करती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 0.0001। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई बाय 2। अब अगर हम बात करते हैं इसको, तो जो यहाँ पर हमारा 2 है वो मीटर में है, तो उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर सबको mm में लेते हैं। तो अब अगर इसको वैल्यू पुट कर रहे हैं और मैं कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2000, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डेसिमल हटाऊंगी तो ये 1/1000 हो जाएगा, 1/40 आएगा, यहाँ पर 1/40 आएगा, 1 2 3 4। तो ये कैंसिल हो गए, 3 कैंसिल, 3 0 कैंसिल हो गए, 3 0 कैंसिल हुए, एक बचा हुआ है अभी। अब ये हो जाएगा हमारा 22/10, जो कि हो जाएगा 2.2 mm। तो 2.2 mm आपको देखने को मिलेगा। अबाउट 2.2 mm विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ करस्पॉन्डिंग टू द डिस्चार्ज। तो हमें डिस्चार्ज गिवन है, डिस्चार्ज गिवन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन की विड्थ गिवन है, तो मतलब मुझे क्यू गिवन है अपना 8 मीटर क्यूब।
पर सेकेंड, विड्थ हमें मेरे को गिवन है 4 मीटर और मुझे जी की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें एक बात पता है कि सबसे पहले जो हमारा क्रिटिकल डेप्थ होती है वाई सी की वैल्यू जो होती है वो होती है क्यू स्क्वायर जी और उसकी पावर 1/3 कैलसी हमारे पास है, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इस क्यू की बात करें तो ये हो जाता है हमारा कैपिटल क्यू अपॉन बी, जिसमें 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2। तो इसका मतलब मेरा क्या निकल के आया, 2 का स्क्वायर अपॉन जी मेरा 10 गिवन है और मुझे 1/3 करना है। तो इसकी बात अगर करें, वैसे भी सॉल्व नहीं करना है, जस्ट डायरेक्टली वैल्यू लिखनी है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 अपॉन 10 हो जाएगा 0.4 की पावर 1/3। मतलब मेरा ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम आराम से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डायनेमिक विस्कोसिटी हमें गिवन है, डायनेमिक विस्कोसिटी गिवन है और इस बार हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी गिवन है और आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो आप आराम से डेंसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमें पता होता है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर बॉडी की या उस पर्टिकुलर फ्लूइड का डेंसिटी, पर्टिकुलर फ्लूइड का डेंसिटी अपॉन जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है उसका डेंसिटी। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर लेते हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को यहाँ पर लिखेंगे जो कि हमें गिवन है 0.5 और यहाँ पर डेंसिटी निकालने के लिए डेंसिटी को डेंसिटी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000 और जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500। यहाँ से निकल के आएगा हमारा 500 निकल के आएगा। लेकिन ये आपको याद रखना है, ये जो हमारी 500 निकल के आएगा। पहले इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। तो डेंसिटी मेरी निकल के आएगी 500। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो होती है हमारी म्यू अपॉन रो। जहां पर अगर आप देखो तो ये पॉइज में दे रखा है, पॉइज में दे रखा है, इसका मतलब 10 टू द पावर -1 करना पड़ेगा। 10 टू द पावर -1 करेंगे तो 0.5 और डिवाइड बाय 10 मतलब 10 टू द पावर -1 यही होता है। और डेंसिटी हमारी 5 तो हो जाएगी और एक और जीरो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली आप 5 से 5 कैंसिल कर सकते हो। 1 अपॉन कितना जीरो है हमारे पास, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर -4। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारा 10 की पावर -4 आया है, जिसको हम अगर स्टॉक्स में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा मेरा 1 स्टॉक। तो 1 स्टॉक हमारा आंसर हो जाएगा अगर स्टॉक्स में और अगर वैसे लिखना है हमें डेंसिटी में, मतलब हमारे नॉर्मल वाले में लिखना है तो ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ग्राउंड वाटर बेसिन कंसिस्ट ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ प्लेन्स। तो जो ग्राउंड वाटर बेसिन है वो हमारा एरिया उसका है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया देखने को मिल रहा है। द मैक्सिमम ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड टू बी 1 मीटर। तो जो फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है वो 1 मीटर का देखने को मिल रहा है। बेसिकली हाइट हमें गिवन है। अगर व्हाट इज द अवेलेबल ग्राउंड वाटर स्टोरेज पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द अवेलेबल ग्राउंड वाटर स्टोरेज इफ द स्पेसिफिक यील्ड, तो स्पेसिफिक यील्ड मुझे दे रखा है, स्पेसिफिक यील्ड दे रखा है मुझे 10% दे रखा है। तो कितना वाटर प्रेजेंट होगा, तो बेसिकली अगर हम बात करें जो वाटर अवेलेबल होगा, अगर हमें वॉल्यूम निकालना चाहती हूँ कि जो वॉल्यूम मेरा है वो अवेलेबल हो, उसके लिए मुझे क्या करना है 10% में पर्टिकुलर जो ग्राउंड वाटर वॉल्यूम है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 10% में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया कितना है 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर किलोमीटर स्क्वायर को चेंज करूंगी तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर तो स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 का 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं हाइट से तो वो 1 मीटर हो जाएगा। और 10% था तो डिवाइड में 100 हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं हमें देखना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 जीरो है। डिवाइड में अगर हमारे 2 जीरो हो जाएंगे तो 10 की पावर 5 आ जाएगी। 10 की पावर 5 मीटर क्यूब मेरा वाटर अवेलेबल है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 10 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाइल डिजाइनिंग सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन के लिए जब हम सुपर एलिवेशन को डिजाइन करते हैं तो जो स्पीड है हमारी वो किससे रिड्यूस होती है। अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है बेसिकली E + F = v² अपॉन 127 R लेते हैं हम। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे डिजाइन करना है, मुझे सुपर एलिवेशन डिजाइन करना है तो मैं 75% ऑफ वेलोसिटी लेती हूँ। डिजाइन स्पीड की जो 75% है वो लिया जाता है। तो कितने से रिड्यूस हो गई, इट इज रिड्यूस्ड बाय पढ़ना है हमें, रिड्यूस बाय। तो रिड्यूस कितने से हो गई हमारे 25% से रिड्यूस हो गई। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि द ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट
ऑफ हाईवे एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन। तो अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन कर्व की, तो ट्रांजिशन कर्व होता क्या है, जब हम एक स्ट्रेट लाइन में हमारा व्हीकल मूव कर रहा है और सडन आपके पास एक कर्व आ गया, तो अगर स्ट्रेट लाइन से सीधे कर्व आ जाए तो जो गाड़ी आप थार जो चला रहे हो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा जर्क आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, एक हमें ग्रेजुअली जो हमारा रेडियस है उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, जो ग्रेजुअली हमको कर्व इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, और जो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। जो सर्कुलर कर्व है उसके लिए हमें ग्रेजुअल जो कर्व इंट्रोड्यूस कराते हैं उसको जर्क को कम करने के लिए, जर्क को कम करने के लिए, कंफर्टेबल राइडिंग के लिए, तो उसको बोला जाता है हमारा ट्रांजिशन कर्व। अगर बात करें तो जो हमारा ट्रांजिशन कर्व है, हमारे तीनों ट्रांजिशन कर्व है, स्पाइरल, बर्नौली लेमिनिस्केट एंड क्यूबिक पैराबोला। अगर हम रेलवे की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं तो रेलवेज में हमारा क्यूबिक पैराबोला यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेलवेज में हमें क्या है कि एक बहुत बड़ा व्हीकल चल रहा है, तो बेसिकली अगर क्यूबिक पैराबोला की बात करें तो ये बहुत ज्यादा चेंज हमें बार बार हर डिग्री पे देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाईवे की, यहाँ पर हाईवे से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो हाईवे के लिए हमारा स्पाइरल विल बी द करेक्ट आंसर। तो 4 डिग्री तक की, 4 से 9 डिग्री तक की वैल्यू में देखा जाता है कि जो तीनों जो हमारे कर्व हैं वो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू देते हैं। जो 4 से लेके 9 डिग्री तक की वैल्यू है वहां पर देखा जाता है कि तीनों कर्व जो है हमारे वो सेम वैल्यू देते हैं। अभी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा स्पाइरल हो जाएगा। स्पाइरल है जो हमारा हाईवे पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वहीं पे अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाईवे फैसिलिटीज आर बेसिकली डिजाइंड फॉर। तो हमारे जो हाईवे की फैसिलिटीज होती है, जो हम डिजाइन करते हैं हाईवे की फैसिलिटीज, वो बेसिकली किस लिए डिजाइन की जाती है? एवरेज, एनुअल एवरेज आर्ली वॉल्यूम के लिए, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक के लिए, 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम के लिए, पीक आर्ली वॉल्यूम ऑफ द ईयर के लिए। तो अगर हम बात करें तो हम बेसिकली जो हाईवे फैसिलिटीज है वो हमारी 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम के लिए डिजाइन की जाती है। 30th आर्ली वॉल्यूम क्या है बेसिकली, कि इससे बस हमारे पूरे साल में बस ऐसा 29 टाइम्स ही ऐसा होगा कि जो हमने डिजाइन किए जिस वॉल्यूम के लिए, उससे ज्यादा तब हमको ट्रैफिक देखने को मिलेगा, वरना इससे नीचे ही हमेशा हमेशा वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये इसके लिए डिजाइन किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो हमारे लिए है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इनोस्कोप इज यूज टू फाइंड। तो जो हमारा इनोस्कोप है वो बेसिकली क्या फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है? ओवरऑल स्पीड फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, या रनिंग स्पीड फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, या स्पॉट स्पीड फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर टाइम मीन स्पीड फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो ओवरऑल स्पीड है बेसिकली, कि ओवरऑल स्पीड क्या है, जहाँ पर हम रुके भी और पूरी जर्नी, जो जर्नी टाइम जो हम पूरा लेते हैं, जर्नी टाइम में क्या है, हम सिर्फ रनिंग टाइम को नहीं स्टॉपिंग टाइम को भी इंक्लूड करते हैं। तो वो जो स्पीड है उसके लिए यूज नहीं किया जाता। रनिंग स्पीड क्या होती है, जो बस हम जितने देर हमारी गाड़ी चली है तो वो जो स्पीड हम निकालते हैं वो हमारा रनिंग स्पीड हो जाता है। स्पॉट स्पीड क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस कॉफी जैसे होती है, उसी तरीके से जो हमारी पर्टिकुलर इंस्टेंट जो हमारी स्पीड हमें देखने को मिलती है उसी को हम बोलते हैं स्पॉट स्पीड। और इनोस्कोप मेथड से हमारा स्पॉट स्पीड ही पता किया जाता है। अब एक होता है हमारा टाइम मीन स्पीड और एक होता है हमारा स्पेस मीन स्पीड। अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा टाइम मीन स्पीड, एक होता है स्पेस मीन स्पीड। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि इनमें से टाइम मीन स्पीड में अर्थमेटिक मीन निकलता है या हार्मोनिक मीन निकलता है, या फिर स्पेस मीन स्पीड में अर्थमेटिक मीन निकलता है या हार्मोनिक मीन निकलता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन सब क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सीमेंट एंड वाटर स्लरी कमिंग ऑन द टॉप एंड सेटिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड। तो जो हमारा सीमेंट और वाटर का स्लरी होता है, जो उसका स्लरी है बेसिकली, जो हमारे अगर सरफेस पे आ जाता है, सरफेस पे आ गया तो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे क्रेजिंग कहा जाता है, एफ्लोरेसेंस कहा जाता है, सल्फेट डिटेरिएशन कहा जाता है, फिर लाइटेंस कहा जाता है? तो बेसिकली जब सीमेंट और वाटर का स्लरी सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसे लाइटेंस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म होता है जो कि है हमारा ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन। तो ब्लीडिंग क्या होता है, जब वाटर जो है हमारे सीमेंट के अंदर वो निकल के बाहर आ जाए तो उसे ब्लीडिंग कहते हैं। और सेग्रीगेशन क्या होता है, जब सेग्रीगेशन की बात की जाती है, सेग्रीगेशन क्या होता है, जब सारे जो कंक्रीट के पार्टिकल्स हैं, जैसे सीमेंट हो गया हमारा फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, ये जब सब अलग अलग हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बेसिकली अगर क्या कहते हैं, अगर सीमेंट और वाटर हमारा टॉप सरफेस पर जाता है तो उसे लेटेंस कहा जाता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है तो लाइम का परसेंटेज कितना देखा जाता है? वैसे इजी क्वेश्चन है ये। तो जो हमारा लाइम का परसेंटेज है वो हमारा 60 से लेकर 67 के % के बीच में देखा जाता है। लेकिन अगर इतना ही हम यहाँ पर आ गए हैं तो अब आप लाइम और सिलिका, उसके बाद एल्यूमिना, तो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना जो हमारे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट
लाइम में होता है हमारा, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड के बाद अगर हम बात करें तो फिर हमारा होता है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया। तो हमें मैग्नीशिया देखने को मिलता है। मैग्नीशिया की बात करते हैं तो हमें मैग्नीशिया देखने को मिलता है। वेल वहीं पे हम सल्फर भी देखते हैं और हम एल्कलीज भी देखते हैं। तो अगर आप इन सब के जो परसेंटेज हैं वो बताएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको कमेंट सेक्शन में यहीं पे पॉज करके इनकी परसेंटेज बताना है। तो अगर हम बात करें तो ये 60 से 67% के बीच में देखा जाता है। वेल वहीं पर अगर हम सिलिका की बात करते हैं तो 17 से लेके 25% के बीच में देखा जाता है। अगर हम एल्यूमिना की बात करें तो 3 से लेके 8% के बीच में एल्यूमिना का परसेंटेज देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो 6% के अप्रोक्सीमेटली हमें आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है। मैग्नीशिया की बात करें 3 से 4% देखने को मिलता है। वेल सल्फर की अगर बात करते हैं तो ये सल्फर हमें चाहिए तो नहीं पर प्रेजेंट होता है और इसमें इसकी वजह से बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम चेंज होता है हमारा। तो अगर हम बात करें एल्कलीज की बात करें तो हमें जो हमारा सल्फर है 1 से 3% मान लेते हैं, 1 से 3% देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात करते हैं 1% प्रेजेंट होता है। एल्कलीज की बात करते हैं इसकी वजह से व्हाइट पैचेस हमें अपने जो फ्लो जहाँ पर भी हमने यूज किया है वहां पर व्हाइट पैचेस हमें देखने को मिलेंगे। व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं जिसको एफ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। लाइम के परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से आपको अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बेसिकली क्या है कि वॉल्यूम चेंज देखने को मिलता है तो लाइम और एल्यूमिना की वजह से देखने को मिलता है। अगर लाइम की वजह से हमें साउंडनेस चेक करनी है तो बेसिकली कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लाइम और एल्यूमिना बोल दिया, सॉरी, लाइम और मैग्नीशिया की वजह से आपको वॉल्यूम चेंज देखने को मिलेगा। तो लाइम और मैग्नीशिया की वजह से जो हम करते हैं टेस्ट उसका भी आपको नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। वेल सल्फर, लाइम और मैग्नीशिया तीनों की वजह से वॉल्यूम चेंज देखने को मिलता है। सल्फर की वजह से कोई टेस्ट करते नहीं है, उसके लिए केमिकल टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। अगर हम बात करें सिलिका की तो सिलिका हमारा शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्यूमिना की बात करते हैं तो एल्यूमिना का परसेंटेज इंक्रीज करने से क्विक सेटिंग देखने को मिलती है। आयरन ऑक्साइड की बात की जाए तो वो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैग्नीशिया की बात करें तो वो भी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन येलो टिंट कलर देखने को मिलता है हमारे मैग्नीशिया की वजह से। लेकिन अगर एल्यूमिना अपने परसेंटेज से ज्यादा हो गया एक्सेस होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्यूमिना में आपको देखने को मिलेगी जो हमारा वॉल्यूम चेंज है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ का आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ली चैटेलियर स्प्लिट सिलेंडर। तो ली चैटेलियर जो स्प्लिट सिलेंडर है बेसिकली किस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो हाइट होती है वो हाइट कितनी है। तो अगर हम ली चैटेलियर सिलेंडर की बात करें, ली चैटेलियर सिलेंडर की बात करते हैं तो जो हमारा इसका डायमीटर है वो भी 30 mm देखने को मिलता है, 30 mm देखने को मिलता है। और जो इसकी हाइट है वो भी हमें 30 mm देखने को मिलती है। हाइट और डायमीटर दोनों 30 mm देखने को मिलता है। यहाँ से हमारी एक जो आप कह सकते हो स्टिक जारी होती है जिसकी सेंटर से लेके उस स्टिक की एंड तक की जो डिस्टेंस होती है वो बेसिकली अगर लेंथ की बात करें तो 165 mm देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमारी इस तरीके से 2 रिंग होती हैं और इन दोनों रिंग के बीच में जो हमारी थिकनेस है वो हमारी 5 mm देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हाइट पूछी गई है, mm में है तो 30 mm को मीटर में चेंज कर लो, 30 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 0.03 मीटर आ जाएगा। और जहां से आपको पता चलता है कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे क्या पता चलता है भाई कि जो भी हमारे टेस्ट हैं उसके हमें एपरेटस के वैल्यूज भी याद होनी चाहिए वरना दिक्कत हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टेस्ट ऑन द सीमेंट डिजाइंड टू एक्सलरेट द स्लेकिंग प्रोसेस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट एंड टू डिटरमाइन रिजल्टिंग एक्सपेंशन। तो ये इन शॉर्ट टाइम में जो एक्सपेंशन है यहाँ से पता करना, तो क्या उसे एक्सेलरेटेड टेस्ट कहते हैं या नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट कहते हैं। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट हमारा किस एपरेटस से पता किया जाता है जरा बताइएगा। अगर साउंडनेस टेस्ट की बात करें तो साउंडनेस टेस्ट ही हमारा रिस्पॉन्सिबल है जो एक्सपेंशन के बारे में बात करता है। एक्सपेंशन जो वॉल्यूम चेंज है उसके बारे में बात करता है जो कि लाइम और मैग्नीशिया की वजह से देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर है, रिजल्टिंग एक्सपेंशन की वजह से हमने ये पता कर लिया कि साउंडनेस टेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और सेटिंग टाइम जो है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, एक फाइनल सेटिंग टाइम होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो हमारा ओपीसी है उसके लिए 30 मिनट्स देखने को मिलता है। वेल वहीं पे अगर हम फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो 10 आवर अप्रोक्सीमेटली हमें फाइनल सेटिंग टाइम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है हाइड्रोफोबिक सीमेंट ग्रेन्स पजेस द लो वेटिंग एबिलिटी। तो भाई हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब ही क्या होता है कि पानी से डर लगता है। तो ऑब्वियसली उसकी जो वेटिंग एबिलिटी होगी, जो वेटिंग एबिलिटी है पानी में जल्दी से घुलने की एबिलिटी वो लो होगी हमारी पानी में घुलने की एबिलिटी। तो लो वेटिंग एबिलिटी देखी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है।
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात की जाए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब क्या है कि जो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। क्या उन्हें हम रनिंग वाटर या फिर स्टैटिक वाटर में यूज करते हैं? नहीं, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर रैपिड हार्डनिंग की जगह हमें यूज करना चाहिए क्विक सेटिंग सीमेंट। हम यहाँ पर यूज करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट, यहाँ पर हम यूज करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज किया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट है वो हेल्प करता है, हेल्प्स द कंक्रीट टू अटेन हाई स्ट्रेंथ इन इनिशियल पीरियड। ये भी गलत हो गया भाई, रैपिड हार्डनिंग का काम है, ये रैपिड हार्डनिंग का काम है। तो रैपिड हार्डनिंग का मतलब क्या है कि वो जल्दी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है, जल्दी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। और कहाँ यूज किया जाता है हमारा, जैसे कि कोल्ड कंक्रीटिंग करनी होती है या फिर पेवमेंट के लिए जो हमारा प्री कास्ट पेवमेंट करना होता है, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, तो वहां पर रैपिड हार्डनिंग यूज किया जाता है। क्विक सेटिंग हमारा क्या है, रनिंग वाटर, जब हमें वाटर के अंदर कंस्ट्रक्शन करना होता है तो वहां पे क्विक सेटिंग यूज किया जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि व्हाइट सीमेंट इज जस्ट अ वेराइटी ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट विच इज फ्री फ्रॉम कलरिंग ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा आयरन ऑक्साइड है ये कलर को प्रोवाइड करता है। अगर इन सब से फ्री हो जाएगा तो जो हमारा व्हाइट सीमेंट है वो एक तरीके से ऑर्डिनरी सीमेंट फ्री है, जो कि ऑक्साइड से फ्री है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो 1 and 4 आर एग्जैक्टली एंड दे आर करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग है, जिसमें पहला हमें दे रखा है वाटर एंड सीमेंट। तो जब सीमेंट में हम वाटर मिलाते हैं तो उसके वजह से क्या देखने को मिलता है, आपको हाइड्रेशन देखने को मिलेगी। तो ए का तो हमारा डी हो जाएगा। वहीं पे हमारे पास 4 बोक्स कंपाउंड होते हैं, एक होता है हमारा C4AF, फिर होता है हमारा C3A, फिर एक होता है हमारा C3S और C2S। अगर इसमें बात करें तो सबसे स्लो रिएक्शन किसमें देखने को मिलती है, हमारे C2S में। और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है एक हमें बहुत सालों के बाद मिलती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल और स्लोएस्ट इन रिएक्शन है। तो हमारा सी का सी हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की बात करें तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कंपेयर में वो रिएक्शन स्लो करता है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है, हमारा फास्ट रिएक्शन करता है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो डी का ए हो जाएगा। और बी का फिर हमारा क्या बचा, स्लोएस्ट तो नहीं, स्लोएस्ट तो सबसे छोटा हो गया, स्लो इन रिएक्शन। तो बी का हमारा बी ही हो जाएगा। तो डी बी सी ए हमें देखने को मिला। वेल अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि द टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड जनरली फॉर मेसोनरी वर्क इन इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपोज्ड टू स्मोक एंड केमिकल फ्यूम इज। तो कौन कौन से स्टोन इनमें से जो यूज किए जाते हैं हमारे मेसोनरी वर्क की तरह इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर स्मोक और केमिकल फ्यूम्स देखने को मिलते हैं, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट या फिर मार्बल। आपको ऑप्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।